अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड वंस अगेन हम आज भी सैलाब की बात करेंगे बिकॉज अभी ख़तरा बिल्कुल भी नहीं टला। पंजाब जो है इट्स इन अ बैड शेप, इट इज़ इन अ बैड शेप और ऑलमोस्ट 20 लाख लोग मुतासर हो चुके हैं। जब हम मुतासरीन की बात करते हैं तो वो किसी न किसी नौयत में मुतासर हुए हैं। 41 हो गई है जहाँ बहक अफराद की तादाद, ज़ख्मी बहुत सारे हैं। अदरवाइज़ जानी नुकसान हम यही कहेंगे जितनी बड़ी ये आफत है कंटेन हुआ है, इससे कई ज़्यादा जाने जा सकती थी, लेकिन जाहिर है लोगों को बर वक्त यहाँ से निकाला भी गया, इसीलिए 20 लाख अफराद बेघर भी हुए। देखिए इस पे जब हम बात कर रहे हो तो उसके बाद ये बात करना ज़रूरी है। जो माली नुकसान हुआ है दैट इज़ मैसिव, मतलब वो इतना मैसिव है कि अभी तक उसको एवेल्यूएट भी नहीं कर पाया गया क्योंकि ख़तरा जो है अभी टला नहीं है। सैलाब जो है वो बहुत जगहों से अभी भी रेले जो हैं वो गुजर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ओवर येट, इट इज़ नॉट ओवर येट। और बारिशों का एक और सिलसिला जो है वो आप देख ही रहे हैं। इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उन्होंने बहुत बारिशें भी देखी हों। दिस was too much and it was incessant। एक होता है होती चली जा रही है और रुक भी नहीं रही, कई गाड़ियां डूब गई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इस्लामाबाद से पंजाब से आप के यस अब देखिए ये विजुअल्स ही आप देखते हैं तो थोड़े से रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिकॉज दीज आर नॉट द सीन्स दैट यू ऑल्दो इस्लामाबाद में बहुत बारिशें होती हैं और पहाड़ों की वजह से वो पानी निकल भी जाता है, लेकिन दिस इज वेरी सीरियस, इक्विप्ड टू हैंडल रेन। अच्छा, अब जाहिर है सवालात हमारे हम सबके जहन में यही है ना कि अगर हम फार फ्रॉम नॉर्मल तक पहुंच गए हैं तो हाउ डू वी हैंडल दिस फॉर फ्यूचर, मतलब अगले साल, उससे अगले साल क्या हम फिर बैठ जाएंगे? क्योंकि इससे पहले हमने 2022 का सैलाब देखा, 2014 में भी तो यानी थी, 2010 का भी सैलाब देखा, लेकिन अब इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन एट ए वेरी रैपिड पेस। मतलब हर 2 साल बाद अब इस तरह की कहीं ना कहीं मुल्क के किसी हिस्से में ऐसी सूरत हाल बन जाती है। हुमा फिर बुनेर जो ऑलरेडी बड़ा मुतासर था, वहां भी शदीद बारिश हुई, मजीद तो ये वो बारिशों की कल आपको पता है हमने एक्सपर्ट से बातें की हैं, आज भी करेंगे, बहुत से वो भी गिरे हैं और फोरकास्ट अभी और बारिशों की भी है। सो ये सिलसिला इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी थमा नहीं है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। सो वॉट एवर वी रिपोर्ट इट इज़ स्टिल डेवलपिंग। अब्दुल्ला बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि ये न्यू नॉर्म की बातें हो रही हैं। फिर पार्लियामेंट जैसी जगह पे जब हमारे बड़े बड़े लीडर्स बैठ के कहते हैं कि जी बहुत ज़रूरत होगी हमें रेजर्वोयर्स बनाने और हमें डैम बनाने हैं, तो हमारा ये सवाल ज़रूर उठता है कि आप अब तक क्या कर रहे थे। मतलब ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं जो बार बार मुड़ के आ रही हैं, ऑल ऑफ देम, ये सारे बड़े फेमिलियर नेम्स एंड फेसेस हैं। ये हमारे मसले बनना स्टार्ट हो गए थे अ गुड 10-15 ईयर्स बैक। हमें पता चल चुका था कि अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तबाहियां आ सकती हैं बिकॉज ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी करके बारिशें और ये सैलाब आना शुरू हो गए थे। जो दुनिया ने हमसे प्लेज किए थे पैसे, क्या वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि दुनिया ने हमें पैसे नहीं दिए, या फिर हमने दुनिया को कोई तरतीब नहीं बताई कि भाई हम पैसा यहाँ खर्च करेंगे, ये करेंगे? कोई स्कीम देनी पड़ती है ना, दुनिया ऐसे तो नहीं आपको पैसे दे देती, मगर कोई प्लान ऑफ एक्शन दुनिया को बताना पड़ता है। ठीक है जी, हमारा सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है, हम सैलाब से बचाव के लिए आने वाले सालों में ये करने जा रहे हैं, हमें ये काम करने के लिए इतने पैसे दरकार हैं, तभी वो पैसा जो आपसे वादा हुआ होता है आपको मिल जाता है। तो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड और brought to light. Absolutely, and this would be very simplistic. A very simple mind would think कि दुनिया देख ही रही है ना कि हमारे पास कितना सैलाब आया है। Yes, दुनिया देख रही है, लेकिन अगर हमारा कोई प्लान नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे हैं of how to tackle it, तो फिर दुनिया से मतलब दुनिया में हम जाके ये कहेंगे कि हमारा सैलाब आया है, हमें मदद चाहिए, पर दुनिया को ये भी बताना पड़ता है आज के ज़माने में कि मदद किस नौयत की चाहिए, आप क्या करने वाले हैं उस पैसे से जो आपको हम देंगे। मतलब देयर हैज टू बी अ प्लान। इफ प्लानिंग इज फॉर फ्री, इफ देयर इज नो प्लान, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करें कि दुनिया आपकी क्या मदद करेगी? और ये जो हम देख रहे हैं ये एक्यूमुलेटेड वाटर है, और ये जो फ्लड सिचुएशन आपको नज़र आ रही है ये भी होपफुली बह गया होगा, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड वाटर है। जब एक साथ बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट टाइप कोई बारिश हो रही है, ऑल्दो वी आर नॉट श्योर कि ये क्लाउड बर्स्ट था, तो ये एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर निकल भी जाता है। सो यस, इट डज सीम अ लॉट मोर देन दैट। It does seem a lot more than that, but यही फिगर्स हमें आदाद शुमार जो सरकारी सतह पे आ रहे हैं, भाई यही अंडरपासेस के हाल आप देख लीजिए, वो ये बता रहे हैं गाड़ियों की रात गई ये सूरत हाल है। सो आई वंडर कि ये वैसे ये कैसे 100 कह रहे हैं, बट एनीवे इफ द एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट, तो हमें तो जो चीज़ नजर आ रही है अच्छा जी, 90 से 100 मिलीमीटर बताया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है 90 से 100 मिलीमीटर बारिश के मनाजिर हैं इस्लामाबाद, जिसमें कई गाड़ियाँ डूब गई हैं, बहुत से सेक्टर मुतासर हुए हैं, कई सड़कें ज़ेर आब आईं, अंडर पासिस में पानी भरा। सो दिस इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ वाटर।
490। चलिए ये विजुअल्स हमने आपको दिखा दिए। साथ ही आपको बता दें कि उधर पंजाब के जो दरिया हैं वो तो बिल्कुल ही दे आर ऑल ओवर द प्लेस, बिखरे हुए हैं और जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। और चिन्योट में 140 देहात ज़ेरे आप है। 140 ये देहात है। अब इसके अंदर कितने मकीन हैं, कितने रिहायशी रेजिडेंट्स, ये आप हज़ारों में ले जाएं। बाद में 250 देहात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कल झंग में मुतासरीन सैलाब के कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि इंसानी जानों को बचाना हमारी पहली तरजीह है। ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी को, किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामलात है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। और ये जो मुखालफों की तरफ से एक कहना चाहिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शायद किसी की कोई फैक्ट्री बचाई गई है, मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हो तो मैं उसको कहूंगी कि आबादी को बचाओ। मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। और जिस तरह यहाँ पर ये जो बटेराइज्म की वजह से लोगों के जो आप देखो, मैंने तो झंग से ज्यादा गुर्बत कहीं देखी नहीं, पता नहीं क्यों इतना निगलेक्ट किया हुआ इस इलाके को। तो अब ये लोगों को जो महरूम है इसको ये इस महरूमी को खत्म करना है इंशाअल्लाह। चलिए, सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है मरियम नवाज साहिबा और उन्हें ये रियलाइजेशन हो रही है कि हमारा सर्दन पंजाब ज़ाहिर है अभी भी निगलेक्टेड है और झंग से ज़्यादा वो कह रही है गुर्बत मैंने कहीं नहीं देखी। तो होपफुली उसकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। भारत से भी कुछ जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई और भारत ने दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह भी किया। कसूर, ओकाड़ा, बहावल नगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होंगे। ये वहाँ से भी एक मुजफ्फरगढ़ की आप बात कर ही नहीं है तो मुजफ्फरगढ़ सैलाब की जद में ऑलरेडी आ गया है। रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गई हैं दरिया सतलुज में, जैसा आपने बताया। भारत ने ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म कर दिया था। पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट है। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का कहना है कि जहां से पानी उतर गया है अब वहां बहाली का अमल शुरू किया जा रहा है। सैलाब के आने से पहले जो तैयारी की गई थी उसके तहत लोगों का इनखला यकीनी बनाया गया था। इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत सारी इंसानी जानें जो है वो ज़ाया होने से बचा सके। अदरवाइज़ जितनी तेज़ी से पानी आ रहा था, जो पानी का फ़्लो था उसमें जो है इंसान, जानवर, किसी का भी बचना मुमकिन नहीं था। और ये पाकिस्तान की तारीख का इसलिए भी एक अहम रेस्क्यू ऑपरेशन है कि जिसके अंदर जो इंसानों के साथ साथ जो मवेशी हैं उनको भी जो है वो बचाया जा रहा है। सो बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ से पानी जो है वो निकल गया है और अब वहाँ पर जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है कि तमाम अजला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो नुकसानात का तखमीना लगाएं। फिर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चाइना में हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में उन्होंने वहाँ भी सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान का जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तान इस मुश्किल से निमट रहा है। My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts, and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged severely our infrastructure, property and crops as well, and loss of precious livestock. Just as my brave and resilient people are engaged in the rescue and rebuilding efforts, we are also focused on charting a new path of hope, evident in Pakistan's impressive economic recovery. तो गुड, एक इंटरनेशनल फोरम पे ये बात को दोबारा बावर किया जा रहा है, दोबारा दोहराया जा रहा है, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट। तो ये खबरें जो हैं ग्लोबली तो बनी तो हुई हैं, बट इट्स गुड द प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट अटेंशन टू इट। इससे पहले जो आपको फिगर दिया था वो पंजाब जब सैलाब से मुतासर होना शुरू हुआ है तो 41 अफराद जहाँ बहक हुए हैं पंजाब में, अदरवाइज
ओवरऑल जब से मानसून सीजन शुरू हुआ है 850 अफराद जाँ बहक हुए हैं। उसमें तो हम लोग जीबी पे हमने ज्यादा नुकसान काफी, खैबर पख्तूनख्वा जी बिल्कुल वहां से हम शुरू हुए थे। अच्छा, कल कौमी असेंबली में भी बहुत बातें हुई, ऑब्वियसली बड़ी डिस्कशंस हुई, और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सैलाब की तबाहकारियां जो हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो जहाँ से पानी गुजरता है, वो जो रास्ते हैं जो कि आबी गुजरगाहें हैं, उस पर तामीरात, कंस्ट्रक्शन, जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। सो दैट इज़ वन वेरी बिग रीज़न। और बल्दियाती इदारे ना होने की वजह से भी हालात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सारे पाकिस्तान में नॉर्थ से लेके KPK में भी जो कुछ हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुए या बारिशों की वजह से हुआ, वहाँ भी तमाम तर दरिया जो थे उनके धारे के अंदर उनकी जो जुरिस्डिक्शन थी, दरियाओं की अपनी जुरिस्डिक्शन, उसमें इंसानों ने जो है इंटरफेयर किया हुआ था, कब्जा ग्रुप बना हुआ था। जनाब स्पीकर, बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल जो है वो बेदस्तोपा हैं। पंजाब में तो है ही नहीं है। हम बल्दियाती अदारों को एक सियासी मकासद के लिए टूल समझते हैं। एक जामे, पोटेंट, रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपको चाहिए। चलिए, इदराक हो रहा है अगर सीनियर वजीर साहब को, तो होपफुली कुछ तब्दीली नजर आएगी। बल्दियाती इदारे जमहूरियत ये सियालकोट के मनाजिर हैं, और अस्तगफुरुल्लाह, ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जल्जला आया है। वैसे जल्जला और सैलाब में कोई ख़ास फ़र्क तो अब हमें वैसे नहीं नज़र आ रहा। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, जिस शिद्दत से आती है तो हाल फिर यही होता है। लुक एट दिस प्लेस, दिस इज सियालकोट। बस देख लीजिए। अच्छा, अब चेयरमैन NDA में हमारे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब जिस तरह माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर है, हमें हर 2-3 महीने बाद किसी नए चैलेंज का सामना होगा। मतलब सर्दी में हमारे अलग चैलेंजेस होंगे, हमारे गर्मी में अलग चैलेंजेस होंगे, बरसात में हमारे अलग चैलेंजेस होंगे। हाउ डू वी डील विद दिस? चेयरमैन NDA में क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये जरा एक दफ़ा सुनना है। तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैज़र्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी, और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मानसून, तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। तो जैसे हमने अभी बात की कि क्लाइमेट चेंज में ये आने वाले हर साल में इंटेंसिफाई हो रही है, और जैसे मुतल्लिका डिसीजन फोरम पे बार बार हमने ये बात दोहराई भी है, अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। अच्छा जी, अभी तो हम ज़ाहिर है फ्यूचर जो होगा वो तो होगा ही, मतलब उसकी क्या प्लानिंग है इस पर हम सबकी निगाह है, और हमें सवाल पूछना चाहिए अपने हुक्मरानों से। और ये सवाल सिर्फ सैलाब के दिनों में या फिर शदीद गर्मी के दिनों में या फिर जब सर्दी में बारिश नहीं होती है, जो सर्दी की बारिश होती थी उन दिनों में नहीं पूछना चाहिए। अदरवाइज भी हमें ये टॉपिक शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली डिस्कशन ऑन मेनस्ट्रीम मीडिया, ऑन सोशल मीडिया, एवरीवेयर। और अब्दुल्ला, अब हम कहते हैं ना कि पीस टाइम्स में ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पीस टाइम्स में करनी चाहिए। अच्छा, इमरान चौधरी हैं मुल्तान से, हमें बता रहे हैं मुल्तान की तरफ सैलाबी रेला बढ़ रहा है। अमजद सईद कमालिया से हमें ज्वाइन की है, और अदनान मुश्तबा ने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया है। जी, अदनान मुश्तबा के पास सबसे पहले चलते हैं। अदनान साहब, आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बताइएगा, मुजफ्फरगढ़ में अभी क्या सूरत हाल है अतराफ में? कल से अब तक पानी की सतह में कुछ कमी हुई है? कितने देहात मुतासिर हुए हैं? अदनान साहब। मुजफ्फरगढ़ की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरगढ़ में कल से पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। रंगपुर का इलाका के दरिया का नाम मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होता है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो एरिया मुतासिर हो रहा है वो रंगपुर, जीवाना बंगला, चकरा भी हैं, और इसके अलावा मौजम मकसूदपुर है, रंगपुर का नवाई मौजा है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। तो इंतजामिया को एक 7-8 लाख क्यूसिक का रेला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उस पानी के बहाव में थोड़ी कमी हुई बात हुई है। और हेड करीमों में जो आखिरी गेज जो सबसे ज्यादा थी वो 5,51,000 तक गेज रिपोर्ट की गई। उसके बाद जो है वो हेड करीमों के जरिए मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हुआ। इस वक्त जो उस लाबी रेला है वो रामपुर के मकाम पर बहुत ज्यादा मकदार में सैलाब रिपोर्ट किया जा रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता मुजफ्फरगढ़ की शहर की तरफ बढ़ेगा, और सुनकी, चक्रुहाड़ी, इसके अलावा दोआबा, वहाँ पे जो हैं वो जेर आब आएंगे। लेकिन
पॉइंट। सो रंगपुर का इलाका बहुत शदीद मुतासर है, ज़ाहिर है कम्युनिकेशन भी मुतासर है क्योंकि सिग्नल्स भी कहीं ड्रॉप हो रहे हैं। अभी अदनान आपकी भी क्लियर आवाज़ नहीं हुई, व्हाइल वी ट्राई टू फिक्स दैट। अमजद सईद से बात करेंगे कमालिया से। अमजद, हमें आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हालात हैं कमालिया में और ज़रा डिटेल में बताइएगा, क्या इवैक्यूएशंस वगैरह भी कोई हुई हैं? रिलीफ सेंटर्स के हवाले से इन्फॉर्म कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जो भारत की जानब से दरियाए रावी में सैलाबी रेला छोड़ा गया था 2 लाख से जायद क्यूसेक का था, वो कल कमालिया के मकाम पर पहुंचा है और इस वक्त भी कमालिया से गुजर रहा है। उस रेले के बायस 80 से जायद देहात है जो मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुके हैं और 70,000 के करीब लोग जो है वो इस रेले की वजह से मुतासर हुए हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वो पहले ये समझते थे कि दरियाए रावी में पानी आता है, इस मरतबा भी इतना पानी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ की जो देही आबादी है वो कम पढ़ी लिखी है। तो उनका ये कहना था कि हम इसमें ही अपने घरों में ही रहेंगे। ताहम पाक फौज की जानब से जब रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयाँ की गई तो उनको भी निकाला गया और उनके माल मवेशियों को भी निकाला गया। और मैं ये बताता चलूँ कि 60,000 के करीब मवेशियों को पाक फौज रेस्क्यू इदारों ने बर वक्त रेस्क्यू किया। इस वक्त भी मैं आपको सुबह की बात बताता हूँ, सुबह 3 बजे के बाद कमालिया का नवाही गांव है खानदा चक, वहां से कॉल मसूल होती है कि एक छोटी आबादी है, यहाँ पर खवातीन बच्चों समेत 50 के करीब अफराद इस वक्त भी मौजूद है। तो इसकी फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम मौका पर पहुंचे और पाक फौज और रेस्क्यू इदारों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया और उनको 50 बच्चे, जिनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, बुजुर्ग भी थी, तो उनको रेस्क्यू की गया। इस वक्त भी कमालिया के बेशतर ऐसे देहात है जिनमें लोग निशेबी इलाकों में अब भी मौजूद है, छतों पर पनाह लिए हुए हैं। तम आज जो रेस्क्यू की जानब से इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनमें भी इजाफा किया गया है और जो नजदीकी इलाके से हैं वहां से भी इमदादी टीमों को बुलाया गया है। अब इन लोगों को जब निकाला जा रहा है, अमजद ये बताइएगा, जाहिर है कुछ लोगों को निकाला जा चुका है, कुछ लोगों को आज निकाल दिया जाएगा जो लिटरली अभी छतों पे पनाह लिए हुए हैं, इन्हें कहाँ रखा जा रहा है? इमदादी रिलीफ कैंप्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कायम किए गए हैं? स्कूलों में हैं या टेंट लगाए गए हैं? वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं या लोग रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं? सहूलियात कैसी हैं वहाँ पे? ये तकरीबन 20 के करीब कमालिया के इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं। ताहम इसमें ये आ रही है कि इनके माल मवेशी है वो हज़ारों की तादाद में है, तो कैंपों में शहरी जो है वो तो बैठ रहे हैं लेकिन जो इनके माल मवेशी है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह जो कमालिया के मुख्तलिफ बड़े कॉलेजेस है, ग्राउंड है या सरकारी अराजी है जो आबाद ना है, वहाँ पर इनके माल मवेशियों को रखा जा रहा है। और इसके साथ ही जो हमारा इलाका पीर महल है, ये जो 2 लाख क्यूसेक का रेला है ये अब पीर महल की जानब बढ़ रहा है, वहाँ पर हेड सदनाई वाकया है। इस वक्त पूरी जो जिले की इंतजामिया है वो हेड सदनाई पर मौजूद है क्योंकि तवक्का ये की जा रही है कि वहाँ पर मौजूद हेड जो बंद है माइसपुरा उसको आज किसी भी वक्त तोड़ा जाएगा ताकि जो पिछले इलाके हैं और पीर महल की आबादी है उसको महफूज बनाया जा सके। ठीक है अमजद, हमारे साथ ही रहिएगा। इमरान चौधरी के पास चलेंगे। इमरान साहब, जाहिर है सदर्न पंजाब मुल्तान के अतराफ़ के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर होने का खदशा था, लाखों लोग यहाँ से बेदखल, मतलब ज़ाहिर डिस्प्लेस होने की बात हो रही थी। अभी क्या स्टेटस है एज वी स्पीक? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सैलाबी रेले के मुतालिक बता दूं कि जो 8 लाख क्यूसेक का रेला कहा जा रहा था उसका जो दबाव है मुल्तान पर बढ़ना शुरू हो गया है। अब से 6 घंटे पहले रात 2 बजे ये जो हेड मोहम्मद वाला रोड जो ब्रीचिंग सेक्शन बनाया गया था, इस रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक इस वक्त यहाँ पर जो लोकल गेज लगाई गई है वो 409 पॉइंट पर है और जिस वक्त वो 417 पॉइंट पर पहुँचेगी उस वक्त यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान का ये भी कहना था कि 18 घंटे लगते हैं बारूदी मवाद को नस्ब करते हुए और बारूदी मवाद को नस्ब करने का अमल जो है वो पाक फौज की जानिब से शुरू कर दिया गया है। इस रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ताहम बारूदी मवाद नस्ब हो जाने के बाद टेक्निकल कमेटी इस चीज़ का फैसला करेगी कि यहाँ ब्रीच करना है या नहीं करना, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि यहाँ पर शगाफ डाला जाएगा। इस शगाफ डालने से मुल्तान शहर की आबादी को जहाँ महफूज बनाया जाएगा, वहीं पर जो लोगों की आमदोरफ्त है वो एक लंबे अरसे के लिए जो है वो मुअत्तल हो जाएगी। गुज़िश्ता
2014 में भी जब यहाँ पर ब्रीच किया गया था तो 9 माह तक ये रोड जो थी ये मुअत्तल रही थी ट्रैफिक के लिए। और मैं बताऊं कि जब ये अब ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद हो चुकी है, जिससे लोगों को परेशानी का जारी से बात है सामना करना पड़ा है। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, लिया, कोटअदू और इसके अलावा मियाँ वाली और DI खान, ये एक मेन शाहरा थी, इसकी ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो जाएगी। तो ऑल्टरनेट रूट कैसे है? ज़ाहिर है बिल्कुल राब्ता तो नहीं मुनक़ता हो सकता। नहीं तो आप एक दफा इमरान जरा बेहतर समझे, जब शगाफ लगाया जाएगा तो क्या मतलब है जिस रोड का जिक्र हो रहा है वो अंडर वाटर हो जाएगी? वो तो फटी जाएगी। नहीं वो मतलब वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, उसको दोबारा से उसको रीबिल्ड करना होगा। जी बिल्कुल, ये रोड है, ये बेसिकली रोड जो है जिस वक्त ये हेड मोहम्मद वाला पुल बनाया गया था उस वक्त ये एक लंबी सड़क जो थी ये दरिया के अंदर बनाई गई थी, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक दरिया के पानी का जो बहाव था वो इस सड़क के साथ आके लगता है, जिसकी वजह से इस सड़क के ऊपर दबाव बढ़ता है। जब दबाव बढ़ता है तो पीछे तक जो है वो पानी का दबाव बढ़ता है, जिससे जो अकबर फ्लड बंद, जो लास्ट फ्लड बंद है मुल्तान शहर और दरिया चनाब के दरमियान, वहाँ पर पानी का प्रेशर बढ़ता है। और ये जो लास्ट बंद है मुल्तान वाला, यहाँ पर अब पानी जो है वो ना सिर्फ टकरा गया है बल्कि उसकी सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई है। तो इसलिए भी सड़क को ब्रीच किया जाता है ताकि पीछे से जो है वो अकबर फ्लड बंद के ऊपर जो पानी का दबाव है वो कम किया जाए। अब आए कि इसका मुतबादल रास्ता, जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हेड मोहम्मद वाला चौक है वहाँ से एक सड़क सीधी मुजफ्फरगढ़ को जाती है, वो रास्ता खुला हुआ है। आपको मुजफ्फरगढ़ से फिर आगे DG खान जाना पड़ेगा और वहीं से TP लिंक के जरिए आप दूसरे रास्तों पर जा सकते हैं। तो ट्रैफिक को तकरीबन 70 किलोमीटर का ज़्यादा रास्ता जो है वो करना पड़ेगा। अगर शेरशाह पुल, 2 ब्रीचिंग पॉइंट हैं, एक शेरशाह पुल भी है, अगर शेरशाह पुल को अभी वहां पर बारूदी मवाद नस्ब करने का फैसला नहीं किया गया, लेकिन उनके प्लानिंग में है अगर शेरशाह का पुल तोड़ा जाएगा तो फिर इस इलाके से जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाएगा। The situation is very alarming, इमरान। मतलब अब ये बताइएगा ये जो ब्रीच होंगे इससे कितने देहात, कितने मवाज़ात जो हैं वो पानी में आएंगे और कितने लोग हैं जिनको ऑलरेडी निकाल लिया गया है, या कितनी खड़ी फसलें हैं जो तबाह होंगी? देखिए, अगर फसलों की बात की जाए तो वो इस वक्त हज़ारों एकड़ जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। और जो ज़्यादातर ये गन्ने की फसल है और कपास की फसल है। जी गन्ने की है, कपास की है और सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है बेट का एरिया है, यहाँ पर सब्जियां बहुत ज़्यादा काश्त होती हैं, ज़्यादातर लोग सब्जियां काश्त करते हैं। तो सब्जियों की फसल जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। आम के बागात होंगे लेकिन आम के बागात सड़ जाएंगे, उनकी जो है फ्रूटिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रूट तो ऑलरेडी जो है वो उतर चुका है। तो ये होगा। अभी इस वक्त अगर ये तो है इस वक्त सैलाब की सूरत है, जिस वक्त ये ब्रीच करेंगे 140 मवाज़ात जो हैं वो मुतासिर होंगे और 4 लाख से लोग इंतजामिया के मुताबिक जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं। इस वक्त जो नकल मकानी का सिलसिला था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है क्योंकि यहाँ मुल्तान के लोगों को लकीली 4-5 दिन से हम अवेयर कर रहे थे, तो लोग यहाँ से अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। अब बात आ जाते हैं रिलीफ की तरफ। रिलीफ की सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से 23 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनको बंद करके वहाँ रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और 7 टेंट बस्तियाँ हैं। ये टोटल 30 रिलीफ कैंप हैं। इंतज़ामिया के अदाद शुमार के मुताबिक 4 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने नकल मकानी की है, जिनको इमरान चौधरी फ्रॉम मुल्तान, अदनान मुस्तफा फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, अमजद सईद फ्रॉम कमालिया। इस चीज़ों को जो भी उन्होंने बताया हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और हम ज़ाहिर है मौजूदा सूरत हाल की भी बात करेंगे, आने वाले दिनों में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे इससे डील करना है। एक्सपर्ट हैं NDMA से ज़हरा हसन साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया ज़हरा साहिबा। बताइएगा, कल इस्लामाबाद में बहुत बारिश हुई, 99 और 100 मिलीमीटर बताया जा रहा है। बहुत सी सड़कें ज़ेर आब आ गई, ट्रेल्स बंद कर दिए गए और गिरदोनवा के इलाकों में भी टोरेंशियल रेन हुई है। ये लास्ट स्पेल हम समझें या फिर मज़ीद बारिश हो सकती है इसके बाद? जी जो नोवा स्पेल है मॉनसून का, इसकी इंटेंसिटी जो है जैसे कि हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में बताया था कि ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो कि जो पिछला स्पेल था उसमें भी इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग की, जिसकी वजह से हमारे जितने ईस्टर्न रिवर्स जो हैं उनमें हमने आउटफ्लो देखा है। अब इसमें जो इंटेंसिटी है वो टिल 3 और 4 सितंबर तक रहेगी, पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जिसमें पीर पंजाल के मकामात शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ ये टेपर ऑफ होगा, बट डाउनपोर माइट भी
एक्सपेक्टेड टिल फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। इसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में अभी, क्योंकि आपको पता है हमारे ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो इंडिया से आ रहे हैं, तो हमने वी आल्सो कीप अ रडार ऑन दोज लोकेशंस एज वेल। तो इंडियन साइड पे पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश, जम्मू की साइड पे कठुआ, सांबा, चांबा, उधमपुर जो कि चिनाब पे फीड करता है, ये तमाम वो मकामात है, वहां पर भी ये सिस्टम जो है वो कल तक मजीद इंटेंस रहेगा। सो मजीद इंटेंस रहने का मतलब है कि हमारे वो रिवर्स जैसे जो भारत से आ रहे हैं, जो पहले ही सैलाब की जद में हैं और बहुत से मकामात पे तबाही मचा चुके हैं, वहाँ से मजीद पानी आ सकता है फिर तो? जी बिल्कुल। अभी अगर आपको मैं करंट स्टेट बताऊं पोंग और भाखड़ा डैम की, पोंग और भाखड़ा डैम जो कि सतलज में फीड करते हैं अल्टीमेटली, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में, पोंग जो है राइट नाउ उसकी जो करंट स्टेट है वो 95% है। इसी तरीके से तीन डैम है जो अमाउंट ऑफ रेन है वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। इसके साथ साथ ये तो एक हॉरिजॉन्टल फ्लो है जो कि डैम के रिलीज से रिवर में आ रहा है, इसके साथ वहाँ बारिशें भी मुतवक्के हैं, तो बारिशें जो है एक वर्टिकल फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर मिलके जो है वो अल्टीमेटली हमारे दरियाओं में शामिल हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको हरीके की लास्ट डेट बताऊं जहां पर पोंग और भाखड़ा डैम मिलके हरीके पे एक कन्फ्लुएंस पॉइंट है और वहां से वो दाखिल होते हैं सतलज में, दरियाए सतलज में। अभी हरीके में चूंकि हमारे पास गंडा सिंह वाला की जो है वो फिगर्स अपडेट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दी सम डिसफंक्शन ऑफ द गेट ऑफ द गंडा सिंह वाला हेडवर्क, बट जो हरीके पे जो करंट लेवल चल रहा है दैट इज मोर देन 2.7 लाख ऑफ क्यूसेक। तो वी माइट एक्सपेक्ट कि हमारे पास जो है एक जो है दरियाओं में जो है मजीद उग्यानी का खतरा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि जो पिछला स्पेल का पानी था जो रेला था वो नीचे डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा है। आप को मालूम होगा कि अभी 2 ब्रीचेस जो हैं वो अलोंग द चिनाब रिवर हो चुके हैं, एक हाफजाबाद के करीब, एक चनोट की लोकेशन में, और आज भी एक ब्रीच एक्सपेक्टेड है मुल्तान में, मोहम्मद वाला ब्रिज के एक्सपेक्टेड है। तो वी माइट एक्सपेक्ट कि, और अल्लाह ताला खैर करेगा कि ये रेला जो है नीचे मूव कर जाएगा, को अगर मजीद स्पेल भी आया तो इट विल टेक टाइम कि वो नीचे जो है वो इकट्ठे होके सिंध में कोई भी तुगयानी का खतरा पैदा ना करे। हम इस पे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटा ब्रीफली हमें समझा दें ज़ारा साहबा कि जब आप लोग असेसमेंट लेते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी होने वाली है, क्या हो सकता है, नेचुरली पूरे रीजन को आप देखते हैं, क्योंकि अभी आपने भारत का इंडिया का भी जिक्र किया, तो हमारे जो हालात हैं हमारे सामने हैं और अभी रुकने भी नहीं वाले, अभी ऑब्वियसली और फोरकास्ट भी है, इंडिया में भी यही चल रहा है, बिकॉज हम इतने क्लोजली अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ नेचुरली उनकी टोरेंशियल रेन्स हो रही हैं, उनके जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, वही पानी हमारा जो है इनफ्लो हमारी तरफ आ रहा है, तो उनका सिस्टम भी काफ़ी मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा खतरनाक या इंटेंस नजर आ रहा है आपको। चाहते हैं बेसिकली दोनों मुल्कों की कंडीशन का कि हमें कितना फर्क पड़ा है और उन्हें कितना फर्क पड़ा है। Us more so than them. I think we are more affected. Naturally उनका पानी हमारी तरफ भी फिर आता है। बिल्कुल। मैं पहले आपको बताऊंगी कि वाई आर फोकस इंडिया पे क्यों फोकस है अदर देन डैम्स। देखिए सबसे पहले जो मानसून का पैटर्न है ना, इट इज कमिंग फ्रॉम ईस्टर्न साइड, वो ईस्टर्न साइड से आता है। इस साल जो है हमने ये प्रोजेक्शन भी की थी कि ना सिर्फ ईस्टर्न साइड बल्कि हमारी वेस्टर्ली वेव यानी कि जो मगरबी हवाओं का जो है ये भी कन्फ्लुएंस होगा, और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कंपेयर करें पिछले सालों की निस्बत तो कभी भी मानसून केपी को या गिलगित को इफेक्ट नहीं करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट change, because of the higher temperature and multiple other factors, अभी हम देख रहे हैं कि इसने क्लाइमेट चेंज ने मानसून ने जो है शिफ्ट किया है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जो है ये पैटर्न जो है वो शिफ्ट कर चुका है। तो अभी हमने इंटेंसिटीज की केपी में भी देखी है, नॉर्दर्न साइड पे भी देखी है। एक तो ये वजह है कि व्हाई वी कीप अ रडार ऑन द इंडियन साइड के मानसून का पैटर्न जो है इट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। इसमें फिर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से भी हवाओं का रुख आता है, मॉइस्चर आता है जो कि अल्टीमेटली मानसून की रेन की सूरत में बरसता है हमारे मुल्क में। अब अगर इंडिया में बात की जाए तो बिल्कुल वहां पे भी जो इंटेंसिटी थी मानसून की इस साल की वो अबव एवरेज देखी गई है। जैसे कि हमने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी और मल्टीपल अपनी प्रोजेक्शंस का भी जिक्र जब किया था तो हमने बताया था कि इस साल मानसून जो है एक हफ्ता पहले उसका आगाज हुआ 24 जून को, और इसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब अगर इसमें दरियाओं की बात की जाए तो आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है वो हमारे साथ कोई डाटा भी जो है वो शेयर नहीं किया जा रहा
था। लेकिन इसके साथ साथ वहां पे भी बारिशें हुई हैं, सो दे वर आल्सो सपोज्ड टू रिलीज द वाटर फ्रॉम देयर डैम्स, तो उसने पाकिस्तान में ही दाखिल होना था। इसके अलावा आपको पता है वो जो मकामात हैं वो स्टीप एरियाज हैं, तो वहां पे जो एक तो बारिशें बहुत ज्यादा हुई इंडियन साइड पे, और हमारी साइड पे भी अगर मैं पिछले स्पेल की बात करूं जो कि आपने चेनाब में देखा होगा, पर्टिकुलरली हेड मराला, जहां से इंडियन साइड से जब पहला जो हेडवर्क है जो पाकिस्तान में जहां से पानी दाखिल होता है वो है हेड मराला, वहां पे हिस्टोरिकल सर्ज देखा गया है, वो 11 लाख क्यूसेक पिछले स्पेल में देखा गया है। उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडियन साइड पे भी बारिशें हो रही थी, वहां पर जम्मू की साइड पे जो है उधमपुर पर्टिकुलरली वहां पे 600 मिलीमीटर बारिश हुई, और उसके साथ साथ जो कंपाउंड हुआ सियालकोट जो अच्छा, अब ज़ारा साहब ये बताइएगा, हाउ डू वी डील विद दिस? हम मतलब ये जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है हमारा क्लाइमेट चेंज भी असर कर रहा है, बारिशें ज़ाहिर है उसकी वजह से भी हो रही हैं, हमारे अप नॉर्थ में टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर फट रहे हैं, मतलब हमारे हज़ारों ग्लेशियर्स हैं, अगर वो इस तरह फटते रहे तो क्या हमारा हाल होगा वो भी हमारे सामने है, जिसकी एक झलक, एक ट्रेलर हमने अभी, तो ये ट्रेलर है लिटरली जो हुआ जीबी में। सो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करेगी आने वाले साल में, क्या देखा है, और अभी अगर 20 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है? आपकी पीडीएमएस के साथ कोऑर्डिनेशन बताइए, आपके पास क्या नंबर है, मतलब 17 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 20 लाख हुए हैं, आपके पास कैजुअल्टीज का क्या नंबर है? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एनडीएमए का थोड़ा सा रोल बताऊं कि एनडीएमए का जो मेन मैंडेट है इज टू, अकॉर्डिंग टू एक्ट, इट इज टू कोऑर्डिनेट, इट इज टू इम्प्लीमेंट एंड टू सपोर्ट दी लोकल बॉडीज एज वेल, पर्टिकुलरली जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के डोमेन में काम कर रही है। बट एनडीएमए ने अपने आप को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है पिछले 3 सालों में। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमने एक रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। उसमें हमने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ सैटेलाइट्स, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को जो है वो अपनाया है। अब उसमें हमारे पास अभी सैटेलाइट्स की बात की जाए तो वी हैव मोर देन 300 सैटेलाइट फीड्स हमारे पास यहाँ मौजूद है। फिर हमारे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम मुख्तलिफ सैटेलाइट डाटा को, मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज के जो डाटा को जिससे मॉनिटर किया जाता है, पर्टिकुलरली एनोमलीज को, उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि जिस तरह इस साल भी हमने उसी की मदद से बताया कि हमारे पास मानसून जो है वो इरेटिक होगा, उसकी इंटेंस नेचर होगी, उसी डाटा की मदद से। एक तो एनडीएमए ने ये जो है वो प्रोएक्टिव जो है वो टेक्निक अपनाई। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि हमने प्रोविंसेस के साथ जो है हमने एक अपना जो विंग है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सेल जो है, मजीद इस तमाम प्रोविंसेस के साथ अपनी लिएजॉन बेहतर करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन उन तक रोबस्ट तरीके से पहुंचाने के लिए हमने उस विंग को जो अपनाया, उसको डेवलप किया, और उसकी मदद से अभी तमाम प्रोविंसेस, अभी भी नीचे एनईओसी में नेशनल मानसून लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पूरी कंट्री की डेली मॉनिटरिंग होती है, रिस्पांस को बेहतर बनाया जाता है, अगर कोई इवैक्यूएशन यहाँ पे कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं पहुंच रही उसको इंश्योर कराया जाता है। अब अगर एनडीएमए में जो अगर अभी तक की जो बात की जाए कैजुअल्टी की, तो एक डेली सिटरअप जो है वो हमारी वेबसाइट पे भी जारी होती है और हमारी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो अपलोड होती है। उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम डाटा हमने पीडीएमए से जो है वो सुबह नेशनल मानसून लेवल कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो इसको इकट्ठा किया जाता है। उसके मुताबिक अभी तक जो कैजुअल्टीज हुई हैं वो 800 के लगभग है, और जो इंजरीज कोट की जा रही हैं वो 1000 के करीब है। ये ना सिर्फ इस स्पेल की क्यूमुलेटिव पिक्चर इस पूरे मानसून की है। इसके साथ साथ अगर इवैक्यूएशन की, रेस्क्यू की बात की जाए तो वो 7 से 8 लाख के करीब लोगों को जो है इवैक्यूएट करा लिया गया। 7 से 8 लाख। Got it, Zahra Sahiba, that is all the time we have. लेकिन बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन भी कर दिया ये सारा सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स एंड वेयर वी आर हेडिंग, और डिस्प्लेसमेंट्स का नंबर आपने दिया। हाउएवर अभी तो सैलाब जो है वो चल रहा है, अभी तक तो सिंध तक पहुंचना है, सो you know we can only hope for the best. So आज भी एक ब्रीच प्लान है मोहम्मद वाला के मकाम पे मुल्तान के करीब। Let's see क्या होता है, उससे क्या सूरत हाल बनती है। We have to हम एक ब्रेक ले रहे हैं। Break, yes, we'll be right back. Welcome back जी। अच्छा जी, अच्छा अभी हम सक्खर जाएंगे और क्या तैयारी वहाँ पे यासिर फारूकी हमें बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अभी सिंध आना है, गुड्डू, सक्खर, कोटरी, सो यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक सुपर फ्लड की सिंध के मुताबिक तैयारी की गई है। अच्छा देखिए, ये भी सॉरी आई नीड टू से दिस है, जब ये पंजाब और हर जगह हुआ तो दैट वाज अनदर थिंग, लेकिन सिंध इज एक्सपेक्टिंग इट, ये और भी एक और लेवल ऑफ हॉरर। यासिर फारूकी हमें बता रहे हैं व्हाट्स द लेटेस्ट इन देयर।
यासिर बताइएगा, कल भी हमारी आपसे बात हुई थी, आज के हालात बताइए, कब तक पानी आना एक्सपेक्टेड है सक्खर तक? जी अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस वक्त निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है दरियाए सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज के मुकाम पे, लेकिन पानी का उतार चढ़ाव भी जारी है। आज गुड्डू बैराज पे जो है 42,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है, जहां पे 3,60,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। तो सक्खर बैराज पे गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,000 क्यूसिक पानी की कमी देखी गई है और आज यहां से 2,80,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सुपर फ्लड के हवाले से तमाम तर तैयारियां डिवीज़नल हुक्काम का कहना है मुकम्मल कर ली गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि PDM में सिंध की जानिब से सक्खर से जो मुमकिना तौर पर मुतासरा होने वाले अजला से थे, वहाँ के लिए तमाम इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है। डिवीज़नल हुक्काम के मुताबिक हाई फ्लड की सूरत में सक्खर का जो कच्चे का इलाका है वहाँ से 1,00,000 से 1,25,000 के दरमियान अफराद मुतासर होंगे, जिनके लिए 50 रिलीफ कैंप पॉइंट आउट कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर सुपर फ्लड आता है जो कि 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का होगा, उसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। 150 से ज़ायद सरकारी इमारतें जो कि हिफाजती बंदों के साथ हैं, जिनमें प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल हैं, उनकी निशानदेही कर ली गई है। वहाँ पर रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएंगे। जितने हसास बंद हैं उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक, थोड़ी देर में वापस आएंगे। Welcome back. You know, there is nothing else to talk about except for the सैलाब और जो सूरत हाल मौसमियाती बनी हुई है पाकिस्तान में, because that is the true real thing that is affecting us at the moment. This is a national disaster that we are dealing with. नहीं, national disaster भी है, natural disaster भी है, and this is very foreboding because this is telling you of times to come कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है अगले कुछ सालों में। And to be honest, हम अगर अपने पास से कंपैरिजन करें, we are at a very worse situation right now. हमें कोई खास क्लू नहीं मिल रहा। हमें अभी ऐसा लग रहा है कि हम सभी थोड़े क्लूलेस हैं। We are still trying to determine कि आगे क्या करना है। मतलब डैम बनाने हैं, रिजर्वायर बनाने हैं, और कोई स्ट्रैटेजी है डैम बनाना, कोई कौन सा आसान काम है कि कल बन जाएंगे। मतलब हाउ डू वी डील विद दिस? हमने दुनिया में कहना है कि हमारा तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, कार्बन मिशन में हमारा हशर देखें क्या हो रहा है। हमने अपने आप को हाउ डू वी डील विद दिस? नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है टू हैंडल इट। मतलब छोटी छोटी चीजें हर सुबह अपना कुछ करें। नो, देयर हैज टू बी समथिंग वेरी बिग एंड होलिस्टिक। और वही हमारी बात है, पिछले घंटे में भी हम बात कर रहे थे कि अगर आज नेशनल असेंबली में बैठ के ये बातें होनी है कि देखिए हमें डैम बनाना चाहिए, पहला सवाल तो ये उठता है कि तो हम क्या कर रहे थे। दूसरा ये है कि डू इट ऑलरेडी। मतलब अब वो बातें करने का भी मौका नहीं रहा। इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स। इट इज ऑलरेडी टू लेट। सरदार सलीम हैदर खान हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब हैं, मुतहर्रिक नज़र आ रहे थे सैलाब के दिनों में। गवर्नर साहब, 1-1.5 माह से ही आपको पता है मानसून, मतलब 2 माह से बारिशें चल रही हैं, लेकिन 2 हफ्ते से जो पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई है, ज़ाहिर है वो सबके सामने ही हैं। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप भी मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या हालात मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल है और आधा पंजाब तकरीबन जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है और दिन प दिन जो पोजीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। पानी ज़्यादा हो रहा है और उस पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ज़िले जो हैं इससे मुतासिर हैं और साथ साथ फिर इन सैलाब के एरियाज़ में जो है वो बारिश भी लगातार हो रही है। कल सारा दिन, परसों सारा दिन बारिश रही, कल इजी रहा, आज फिर इसी तरह की सूरत हाल है। तो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है और मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, अभी मैंने काफ़ी जगह पे जाना भी है और आज का भी मेरा जो है वो चन्योट का प्लान है और ननकाना साहब का, वहाँ जाऊँगा। उससे पहले मैं जो है वो बाबू साबू कैंप में, अपना रावी पे, और उससे पहले पिंडी भटियाँ और अपना चकवाल, जेलम, वो सारा एरिया एक पहला जो फेज़ था उसमें। तो अभी जो है वो चन्योट के लिए
निकल रहे हैं वहाँ जहाँ पे बहुत ही मुश्किल और बहुत बुरी सूरत हाल है। उसके लिए जो है वो गवर्नर ऑफिस ने हमारे साथ जो पंजाब रेड क्रीसेंट है उसको एक्टिव किया है, उनको साथ लेके जा रहे हैं। उनके साथ स्काउट्स जो हैं वो सारा साल ट्रेनिंग तो करते हैं, लेकिन मैंने अब उनको एक्टिव किया है कि वो निकलें और सैलाब में नज़र आएँ और अपने लोगों की मदद करें। जो बेचारे फंसे हुए हैं उनको निकालें, जिन बेचारों के माल मवेशी फंसे हुए हैं, जिनका सामान जो है वो डूबे हुए हैं, जिनके मकान डूब गए हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट NGO है मेरे साथ, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं और वहाँ वो 30-40 डॉक्टर्स जो हैं वो निकले हुए हैं, उनको भी साथ लेके जा रहे हैं। और स्वीट होम्स के जो एक टीम है ज़मूर्द खान साहब की क़यादत में, उनको लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे पूरा उन एरियाज़ में हमने जो है वो खुराक, पकी हुई खुराक जो है वो मुहैया करनी है। अभी जो बाबू साबू इंटरचेंज पे कैंप है उसमें 3 टाइम का खाना दे रहे हैं, उसमें लगी हुई हैं। तो एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना कोई हम हिस्सा शामिल कर सकते हैं अपने इस मुश्किल में घिरे हुए अपने लोगों के साथ, तो वो भरपूर हिस्सा जो है गवर्नर ऑफिस का जो है वो उसमें शामिल। अच्छा जी, ये भी बताइएगा गवर्नर साहब के पंजाब हुकूमत और दीगर इदारे जो हैं उनका कहना है कि तारीख की एक बड़ी आफत से निपटने के लिए तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और सब लोग जो हैं वो ऑब्वियसली हम देख भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बड़े कोऑर्डिनेटेड भी लग रहे हैं। बतौर गवर्नर आप पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी वगैरह से मुतमईन है और आपको लग रहा है कि जितना हो सकता था उसी तरह ही हो रहा है? देखिए, आफत इतनी बड़ी है कि इसको संभालना इतना आसान काम नहीं है। लोग बड़ी मुश्किल में हैं और एक बड़ी जगह पे पानी है और उस पानी में मूव करना बड़ा मुश्किल है। और मैं बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहबा भी लगी हुई हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं ना कहीं जा रही हैं और कमिश्नर्स, DCs और वो सारे लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी बड़ी मेहनत, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट के हद से ये मामला जो है वो इतनी आसानी से कवर होने वाला नहीं है। हम सारे भी लगे रहें, अवाम ने इसमें शामिल होना है और जो तकड़े लोग हैं जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं, उन्होंने अपने वसाइल का रुख अपने इन गरीब भाइयों की तरफ करना है जो इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो उम्मीद है कि हम जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल आती है तो हम कौम बन जाते हैं और जब हम कौम बनते हैं तो फिर हम मुश्किलात से निकल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल से भी हम निकलेंगे, क्योंकि अभी आप देखें तो 2021 में जो सैलाब आया था सिंध में, वो बहुत बड़ा सैलाब था और बहुत बड़ा नुकसान उसमें हुआ। लेकिन उसका सिंध गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने 2021-22 से लेकर 2025 तक ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने 21 लाख घर आज तक के दिन तक 21 लाख घर बना के उन सैलाब के अफेक्टिव्स को दिए हैं कि जिनके घर बार जो है उस सैलाब बुर्द हो गए थे। और उन घरों पे सोलर लगा के और उनको इंडिपेंडेंट एनर्जी का सोर्स दे के 21 लाख घर आज लोगों को डिलीवर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये जो पंजाब का सैलाब है ये भी उससे कम नहीं है, ये अगर उससे बड़ा नहीं है तो उससे छोटा नहीं है। तो उसके लिए हमें दिन रात काम करने की ज़रूरत है, दिन रात मेहनत की ज़रूरत है। और अपने साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपना वसाइल वाले लोग हैं, उनको साथ में लाने की ज़रूरत है। जो NGOs हैं उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है और जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको दिन रात काम करने की ज़रूरत है। और अल्लाह से दुआ है कि ये चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। हम सबको लिटरली मिलकर एक कौम बनकर एक दूसरे की मदद भी करनी होगी, किसी एक के बस की बात नहीं है ये सूरत हाल हैंडल करना। अब सब बारिशें हैं, भारत भी पानी छोड़ा है, पहले भी दरिया भरे हुए हैं, अब सबका रुख जनूबी पंजाब की जानिब है। मुल्तान पे आज एक ब्रीच प्लान भी है। आपके ख्याल में जनूबी पंजाब में जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नज़र आ रही है? देखिए, तैयारी तो भरपूर होनी चाहिए। और ये दरिया यहाँ से 3-4 दरिया हैं और फिर आगे जाके सिंध में इन्होंने एक दरिया में इकट्ठा होना है।
जनूबी पंजाब भी और उसके बाद सिंध भी। सिंध में ये सारा पानी इकट्ठा होके जाएगा। सिंध गवर्नमेंट की जो तैयारियां हैं वो हमने सुनी, जो उन्होंने कैंप्स लगाए, जो उन्होंने उसके लिए वर्किंग की, जो बंद्स जो हैं उनको ठीक किया, और जो उन्होंने मेडिकल कैंप्स और हॉस्पिटल और वो सारी तैयारियां की चीफ मिनिस्टर साहब की, हमने उस पर सारी ब्रीफिंग सुनी। इसी तरह जनूबी पंजाब के हवाले से भी भरपूर तैयारी की ज़रूरत है कि ताकि हम किसी बड़े नुकसान से जो है वो बच सकें। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब और सिंध को तो एक मौका मिल गया है कि उनके पास ये 2-4-5 दिन का टाइम था, उन्हें ये नज़र आ रहा था कि ये जो पानी इंडिया से छोड़ा गया है वो यहाँ पंजाब से होता हुआ जनूबी पंजाब और फिर सिंध तक पहुँचेगा, तो उसके लिए उन्हें टाइम मिल गया है कि वो अपनी तैयारी कर सकें। तो उम्मीद है कि हम किसी बड़े नुकसान से यकीनन बच जाएंगे। बाकी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, एक आफत है, उसका मुकाबला जो है वो अच्छी नीयत और अच्छी हिम्मत से ही करना पड़ेगा, और अल्लाह से भी रहम की अपील करना पड़ेगी, तो चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बट एट द मोमेंट नेचुरली गवर्नर साहब, ये सैलाब जो है, मौसम, बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, ये सब कुछ, इन सब के असरात डाउन स्ट्रीम आते हैं, जो कि अब पंजाब के बाद सिंध होगा। तो क्या पंजाब और सिंध के दरमियान वो कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है कि सिंध में मुमकिन सैलाब से निमटने के इक़दामात बेहतर से बेहतर हो सकें? जो आप लोगों ने सीखा, कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, क्या वो शेयरिंग हो रही है? देखिए, एक मैसेज तो बड़ा अच्छा है। मैंने ये देखा कि इस सैलाब में, इससे पहले जो जंग हुई उसमें भी और उसके बाद अब इस सैलाब में भी, हम कम से कम एक दूसरे का दर्द बांटने की कोशिश ज़रूर नज़र आई। आप देखें तो जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने, सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, बलूचिस्तान के, इन सब ने पहले केपी के चीफ मिनिस्टर से रब्ता किया जब केपी में सैलाब था। पंजाब की हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा ने मेरी रब्ता किया। अभी जब पंजाब की सूरत हाल है तो उन सब ने यहाँ पे रब्ता किया। जो गवर्नर्स हैं वो मेरे रब्ते में हैं, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे मेरे से, मुझे केपी के गवर्नर साहब ने कॉल की, मुझे सिंध के गवर्नर साहब ने कॉल की, और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हमारी जो हेल्प की ज़रूरत है आप हमें बताएं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमें पंजाब से जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे ज़मींदार हैं, अच्छे वसाइल वाले लोग हैं, वो सब हमारे साथ शामिल हैं। और पंजाब रेड क्रिसेंट के थ्रू हम सारी फंडिंग पंजाब रेड क्रिसेंट को दे रहे हैं। और उसमें आप देखें तो अपना करतारपुरा में 12,000 लीटर का जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग गया है। चन्योट में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं पंजाब रेड क्रिसेंट के थ्रू। मेडिकल कैंप्स तमाम ज़िलों में लगा दिए हैं पंजाब रेड क्रिसेंट्स के थ्रू। और खाना जो है वो मुकम्मल तकसीम हो रहा है। और तमाम जो सूबे हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं, एक दूसरे की मुश्किल में साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं, साथ खड़ा होना चाहते हैं, अपनी इमदाद पहुंचाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हैं और इंशाल्लाह मुकाबला अपने तय हो रहा है। बस अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह बड़े नुकसान से हम बच जाएंगे। बाकी जो आफत है, आफत बहुत बड़ी है, और अल्लाह पाक करम फरमाए और हम बड़े नुकसान से बच जाएँ। बहुत शुक्रिया सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर पंजाब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और एंड यू आर राइट, जो आफत है ये बहुत बड़ी है। मतलब इससे निपटने के लिए, मैनेज करने के लिए, इट इज़ स्टिल अ लर्निंग प्रोसेस फॉर एवरीबडी, बिकॉज ऐसी चीज़ें पहले हुई नहीं। ऑल्दो इन टाइम ये बढ़ती चली जा रही हैं। इंटेंसिटी जो है सैलाबों की, बारिशों की, मानसून की, ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। सो हमें अगले साल के लिए, आने वाले सालों के लिए वी शुड बी सो प्रिपेयर्ड, क्योंकि एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि ये अब इट्स गोइंग टू गेट वर्स, कोई एक चैलेंज होता है ना, ज़रा टेंशन ये हो रही है कि कोई एक चैलेंज नहीं है। एक तरफ भारत दरिया ज़ाहिर है दरियाओं में पानी छोड़ता है, एक तरफ शदीद टोरेंशियल रेन होती है, फिर हमारे वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन जीबी हिमालयस के दामन में हम बैठे हैं। सो हमारे टेम्परेचर इतनी इनॉमली है टेम्परेचर्स की कि हमारे ग्लेशियर्स फट रहे हैं। वो एक अलग फिनोमेना है। मतलब बुनेर से मेरे एक दोस्त फलाही काम के लिए पहुंचे वहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि जिस साइज़ के पत्थर आके अब आबादियों में फिक्स हो गए हैं ना, अगले 10 साल भी अगर कोई उठाना चाहेगा ना, ये ज्योग्राफी चेंज हो गई है तो वो नहीं हो सकता। तो फिर यही होता है ना, उसके बाद 10 साल क्या, उसके बाद कोई सैलाब होगा तो वो पत्थर जो हैं वो उन सैलाबों से ही हिलेंगे, वरना वो इस तरह आम
आदमी का, लोगों का काम नहीं कि वो पत्थर हटाए जाए। अच्छा, देन देयर वर सम डेवास्टेटिंग विजुअल्स फ्रॉम इंडिया यस्टरडे जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, जहां लॉग्स, जो वुडन लॉग्स होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वो भरे हुए हैं। क्यों? वो लॉग्स खुद नहीं आ रहे हैं, वो लॉग्स काटे गए हैं। जी, वो काटे गए हैं और वो डाउनस्ट्रीम नेचुरली, आपको पता है, वो सारा पानी आ रहा है हमारी तरफ, तो वो लॉग्स भी हमारी तरफ ही आने हैं। एंड अच्छा, अभी हम रावल डैम के मनाजिर भी आपसे शेयर करेंगे। स्पिलवेज खोले गए हैं इसके। मतलब एक ज़माने में स्पिलवेज खुलना ना अच्छे दिनों में बड़ा फैसिनेशन होती थी कि कभी जाके आप मंगला डैम जाके आप देख भी सकते थे, बट नॉट सो एनी मोर, बिकॉज आपको पता है कि ये पानी कहीं पहुंचेगा। अच्छा, पंजाब के दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। अगले चंद दिनों में ये सैलाब सिंध पहुंचना है। सिंध हुकूमत का कहना है कि सैलाब से निपटने की तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं, इंतजाम हमारे पूरे हैं। सबसे ज़्यादा कच्चे के लोग मुतासर होंगे। ख़तरा है कच्चे के ऐसे इलाकों में जो दरिया के किनारे पर वाक़ हैं, उन्हें अभी से खाली कराया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सिंध फ्लड इमरजेंसी टीम के फोकल पर्सन मुकेश चावला ने खदशा जाहिर किया है कि सैलाब अब किसी भी वक्त सिंध को मुतासर कर सकता है। महकमा आपाशी के अमले को 24 घंटे दरियाए सिंध के बंद पर रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक का वक्त मुश्किल है। जी 4 से 6 सितंबर। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन हमारे साथ COO रेस्क्यू 1122 हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू। बड़ा मुश्किल वक्त है, डेफिनेटली आप बड़े बिजी भी होंगे। हम ज़रा तैयारी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज नेचुरली हमने देख लिया KP GB पंजाब में बारिशों और सैलाब से क्या सूरत हाल बनी है, और अब इट इज़ ऑल कमिंग टुवर्ड्स सिंध। क्या तैयारी है हमारी? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस वक्त इस लाइन पे लिया। और इस वक्त जो सिचुएशन हम सब ने देखी पंजाब में, और अनफॉर्चुनेट एक नेचुरल क्लाइमिटी और इसका जो इम्पैक्ट आया हुआ है ओवरऑल पाकिस्तान पे, वो भी हम सब ने देखा है। नाउ इट्स द टर्न ऑफ सिंध, और इस वक्त सिंध में किसी भी वक्त 4 से 6 तारीख को ये बहुत बड़ा रेला है जो इस वक्त गुडू से गुजरेगा। इस वक्त रेस्क्यू 1122 पूरा जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, इसकी 2 मेजर विंग है, जिसमें प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड रेस्क्यू 1122 इस वक्त मुतहरिक हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सारे इदारे इस वक्त मुतहरिक हैं। और जो इस वक्त मेजर जो इम्पैक्ट आएगा उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इनिशियली जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, और 1000 से ज़्यादा उन एरियाज में रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके और नकल मकानी कराई जा रही है। उन एरियाज में, सेफ एरियाज में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। 192 के करीब इस वक्त बोट्स हैं जो इस वक्त डिप्लॉयड हैं, और रेस्क्यू 1122 का पूरा जो इदारा है इस वक्त जो सारे रेस्क्यूअर्स हैं, इवन जो ट्रेंड हमारा स्टाफ है वो इस वक्त फील्ड पे है, फ्रंट लाइन पे, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट कर रहे हैं वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। अच्छा, लोग क्या ताउन कर रहे हैं? क्योंकि ये भी बड़ा तासुर है कि जी कच्चे के लोगों को हमसे ज़्यादा पता है, वो 80-80 साल से यहाँ पे आबाद हैं, कि दरिया ने किस वक्त उनके गांव तक आना है या उनकी फसलों को या उनके घरों को मुतासर करना है। अभी भी यहाँ पे पंजाब में आज भी स्पीक बास मकामात पे लोग अपनी छतों पे पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि जब इससे पहले लोग पहुँच रहे थे उन्हें निकालने के लिए, दे रिफ्यूज टू लीव देयर होम्स। देखें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और हिस्टोरिकली वो उनको पता है कि कब ये पानी आता है, कितनी लेवल पर आएगा, तब जाकर वो उन एरिया अपने घरों को छोड़ते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनके बहुत ही नियर बाय जो सेफ एरियाज हैं वहाँ पर रिलीफ कैंप्स जब बनाए गए हैं, उनको सभी इंफॉर्मेशन ये पास ऑन हुई है टाइम पे, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको टाइमली वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। और जैसे ये पानी टच करेगा पंजाब से सिंध की तरफ, तो काफ़ी लोग तो इस वक्त हमें जो है वो कर रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, पहले भी अभी भी चैलेंजिंग है उनको, तो उनको फैसिलिटेट बल्कि उनके साथ नेगोशिएशन कर रही है कि काइंडली आप अपनी जगहों को छोड़ दिया जाए और अपनी जगहों सेफ एरिया में जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। अच्छा डॉक्टर आबिद, ये भी बताइएगा रेस्क्यू 1122 का जो काम होता है उसके एम्बिट में कोई और एडिशंस हुई हैं सैलाब की वजह से? बिकॉज आपका ऑब्वियसली रेस्क्यू का बेसिकली काम है और वही आप अभी भी करेंगे, लेकिन पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा कोई वसी हुआ है? कोई ऑब्वियसली पानी में अगर कोई डूब रहा हो उनको निकालना, कश्तियों की ज़रूरत, मेडिकल कैंप्स, बहुत सी और चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। क्या वो आप ही के रेस्क्यू 1122 के दायरे में आती हैं?
देखें, इस वक्त एक स्पेसिफिकली जो है लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड जो वैक्सीन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसकी लिस्ट बनाई गई थी, वो शेयर हुई थी इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इन पूरे एरियाज में। मैंने आपको बताया कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस वक्त ऑन फील्ड और काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से जो मेडिकल कैंप्स बनाए गए हैं उसमें जो बेसिक हमारी मेडिसिन जो नेसेसरी मेडिसिन से वो अवेलेबल हैं। वहाँ पर वैक्सीन को इंश्योर कराया गया है, जिसमें एंटी वेनम वैक्सीन हो गई, रेबीज वैक्सीन हो गई। इसके साथ साथ पीडीएमए की तरफ से जो वहाँ पर मॉस्किटो नेट्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो इस वक्त जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो वहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं टाइमली। और जैसे इस तरह की खुदा न खासा कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें प्रॉपरली ना सिर्फ रेस्पॉन्स दिया जाए बल्कि जो वहाँ पर लोग शिफ्ट होते हैं उनको प्रॉपरली उनका टेक केयर की जाए उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले आपने बताया कि आइडेंटिफाई कर दिए हैं कैंप्स या जगहों पे। कल हमारे रिपोर्टर्स थे, वो बता रहे थे कि हमने जगहों को आइडेंटिफाई कर दिया है। व्हेन वी से आइडेंटिफाई तो बस हमने बता दिया है कि हाँ जी यहाँ पे रेस्क्यू रिलीफ कैंप लगेंगे, या फिर एक्चुअली वो कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, वहाँ पे अगर कहीं टेंट लगने हैं तो वो टेंट लग गए हैं, अगर ज़रूरी सामान पहुँचाना था तो वो सामान पहुँच गया है। कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट ऑन दैट? जी बिल्कुल, जब मैंने कहा कि 1000 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स लग चुके हैं बिल्कुल, और वहाँ पर हमारी बोट्स इस वक्त इवैक्यूएशन करा रही है लोगों को। इस वक्त मैंने आपको बताया कि जो ऑन फील्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ को लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ऑन फील्ड हमारे जो इस वक्त जो बोट्स हैं उसके साथ जो हम प्रॉपरली, आपको पता है कि रेस्क्यू के पास उनके स्पेशलाइज हमारे पास डाइवर्स भी होते हैं और प्रॉपर हमारे बोट ऑपरेटर्स हैं वो अवेलेबल है वहाँ पर। तो खुदा न खासा किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए वी आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इन केस किसी को मतलब एक जो लोकल मेडिकेशन होती है, मेडिसिन वगैरह, उससे ज़्यादा मेडिकल इमदाद की ज़रूरत है तो उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का कोई ज़रिया आप लोगों ने रखा हुआ है? बिकॉज ये भी प्रेपरेशन का हिस्सा ही है। ऑब्वियसली उम्मीद तो की जा सकती है कि ये स्मूथली सब कुछ हो जाए और वापस कैंप से वापस लोग जो हैं वो अपने इलाकों, अपने घरों में जाएं, बट एनीथिंग कैन हैपन। तो कोई एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी तैयारी है? जी बिल्कुल, एक्सट्रीम इमरजेंसी के लिए भी बिल्कुल तैयारी है। और इस वक्त क्योंकि इस वक्त प्रिपरेटरी फेज है और इस वक्त हम वहाँ पर हर कैंप के साथ SQ1122 की जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी अटैच्ड हैं। पैरामेडिकल का पूरा जो इस वक्त दस्ता है वो वहाँ पर अटैच्ड है। बैकअप है हमारे पास, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, उनकी टीम्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि खुदा न खासा किसी भी सिचुएशन कोई बनती है तो वहाँ पर प्रॉपर्ली वहाँ पर। अच्छा, डेटा डॉक्टर साहब ज़रूरी होता है, ज़ाहिर डेटा होगा तो फिर उसके हिसाब से तैयारी होती है ना, कि कितने लोगों को हमने यहाँ से निकालना है, कितने लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं। सिंध का अभी हमें पंजाब से फिगर आ रहा है कि 17 से 20 लाख का फिगर आ रहा है जिन लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी है। यहाँ पे जब सैलाब गुजरेगा सो नंबर है हमारे पास कोई? देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इस वक्त एक कंट्रोल रूम वहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है जहाँ पर सारे इदारे बैठे हुए हैं। डेली बेसिस पे वहाँ पर इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है, वहाँ पर पूरा डेटा शेयरिंग भी हो रही है। जो इस वक्त लोग इम्पैक्टेड हो सकते हैं इससे वो तकरीबन 16 लाख के करीब हैं कमोपेश, जो एरिया में रहते हैं कच्चे के एरिया में। और जो इनको अगर हम फैमिलीज देख लें तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख फैमिलीज बनती हैं। और इनको जो इनिशियल फेज में ये इम्पैक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन है, जो रेला है वो कितनी तादाद में आएगा, और वो अगर खुदा न खास्ता किसी बड़ी सूरत बनती है तो वो उस टाइम पे इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन प्रिपरेशन भी राइट। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, क्योंकि हमने पंजाब में भी देखा है जब लोगों कोई डूबने का खतरा था, लोग गाड़ियों में भी रेले के साथ बह रहे हैं, बहुत कुछ हुआ, जहां मकामी लोगों ने अपनी मदद, आपसे भी लोगों की मदद की, उसमें सम ऑफ देम लॉस्ट देयर ओन लाइव्स एज वेल। मतलब ये एक एजुकेट करने की भी बात है लोगों को जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है कि इस किस्म की चीज़ें मत करें क्योंकि आपके पीछे भी किसी को बचाने के लिए आना पड़ेगा। इस किस्म की कोई टॉक्स, कोई इंफॉर्मेशन कुछ दी जा रही है? देखें, जो 3 दरियाओं का पानी आएगा, मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल जो इम्पैक्ट होगा वो है सारा कच्चे का एरिया, तो मोस्टली इम्पैक्ट वहीं आ रहा है। जो मेन सिटीज हैं वो इस वक्त इससे ज़्यादा इम्पैक्ट जो इस वक्त फोर्स की जा रही है कि शायद ना हो, लेकिन डिपेंड करता है कि पानी की सिचुएशन का क्या बनती है। लेकिन अभी जो फोर्स किया जा रहा है वो कच्चे का एरिया है और उनको पास की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली टाइमली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पास भी हुई है और कंटिन्यूसली उनके साथ टॉक्स भी चल रही हैं, उनके साथ डिस्कशन भी हो रही हैं। इसी बेसिस पे हमें खुद कॉल्स आती हैं कंट्रोल रूम से इवैक्यूएशन के लिए, हम उसी बेसिस पे लोगों को इवैक्यूएट भी वहाँ से। नंबर बता दीजिएगा, अगर कोई नंबर हम दे फ्लोट कर सकें, 1122 पे ही रब्ता करें या फिर
911 का भी पंजाब में एक नंबर फ्लोट कर रहा था रेस्क्यू के लिए, अगर कोई रेस्क्यू सर्विस के लिए एक ही नंबर है 1122, बिल्कुल हमें कॉल की जाए, उस नंबर पे इंशाल्लाह टाइमली हमको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सही, कहीं भी किसी जगह भी फंसे हों तो आप 1122 पे ही राब्ता करें। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन, COO रेस्क्यू 1122। इनसे बात करके लग रहा है कि तैयारी मुकम्मल है और कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। अब बस दुआ की जा सकती है कि जो पानी आ रहा है, जो भी सूरत हाल बने वो मैनेजेबल हो होपफुली, और अपने जो ताकत है ना वो ख़त्म हो चुकी हो तब तक। अच्छा जी, ब्रेक टाइम, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक जी। वेलकम। अच्छा, बहुत सी चीज़ों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो UAE में इस वक्त ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो खेल रही है और 2 मैचेस अभी तक हो चुके हैं। पाकिस्तान के दोनों हम जीत चुके हैं, थैंक यू, अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड UAE, और आज तीसरा मैच है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। अफगानिस्तान के खिलाफ, और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी टीम अब तक अपने दोनों इब्तिदाई मैचेस, जैसे आपने बताया, जीतने के साथ 4 टेबल्स के साथ हम टॉप पे हैं, पॉइंट्स टेबल पे। हाँ, 4 टेबल। आप 4 टेबल लेके कितने जा रहे हैं? प्लीज मुझे बता के साथ टेबल पे टॉप पे हैं, ठीक है? Points table, not just the tables. We are not going anywhere with the tables. हाँ, चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। पॉइंट भी चाहिए टेबल के साथ, हमें सब कुछ चाहिए, खेलना नहीं है हमने। राशिद लतीफ, राशिद भाई हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान हैं। राशिद भाई, क्या हाल है आपका? राशिद भाई, बिफोर वी टॉक अबाउट क्रिकेट, वेरी क्विकली, आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद के क्या हालात हैं? हमें लग रहा है कोई बहुत ही कोई जालिम किस्म की कोई बारिश हुई है, बिकॉज वी हैव बीन टू इस्लामाबाद, वी हैव एक्सपीरियंस्ड रेन, हमने भी वी हैव लिव्ड देयर, हमने भी कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। देखिए, 45 मिनट का रास्ता है घर से मेरा एयरपोर्ट का, वो तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट में तय किया, और बहुत तेज बारिश थी। ना कराची में, ना लाहौर में, ना इस्लामाबाद से इससे पहले इतनी बारिश देखी गई है, और लगातार हुई। ये नहीं है बीच में रुक गई, और विंड बहुत तेज थी, और बहुत ही पानी बहुत जगह था। G8 सेक्टर ज़्यादा इफेक्ट था, G11 था, बाकी बहुत ऑर्गेनाइज है। CTA आपको पता है, इस्लामाबाद, F6, F7, F8, G10, F10 काफ़ी ऑर्गेनाइज है, पानी निकल जाता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि आबादी बढ़ने की वजह से हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहा होगा, मुझे इतना इल्म है। लेकिन जहाँ पे हम तो G7, 4 वगैरह, यहाँ से पानी तो खड़ा ही नहीं होता, या G6 में या F6, F7 में, तो ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज सिटी है मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से पानी इतना खड़ा नहीं होता यहाँ पे। अच्छा जी, अब कमिंग टू क्रिकेट नाउ, राशिद भाई, हम ज़ाहिर है 2 मैचेस जीत गए हैं और अच्छे तरीके से जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे एशिया कप के लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों पे फोकस करें जो इसमें हाईलाइट होके आ रही हैं। पर्टिकुलरली UAE के खिलाफ हमारा जो बॉलिंग था वो ज़रा कमज़ोर नज़र आया हमें, पर्टिकुलरली हमारे डेथ ओवर्स में। हमारे कप्तान ने भी एतराफ़ किया। एंड कैन वी ऐड है राशिद भाई कि अगर UAE की टीम के साथ अगर एक कंपेटिटिव मैच हो रहा हो, माना कि हम जीत जाएं, बट वी शुड नॉट इवन लेट देम गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। इट्स अ वेरी न्यू यंग टीम, और हम तो बहुत एक्सपीरियंस, मतलब असूलन तो हमें खत्म कर देना चाहिए थोड़ी सी ही, कुछ ही ओवर्स में, बट दैट्स नॉट द केस। सो हमें तो अपना बॉलिंग अटैक ज़रा कमज़ोरी वाकई नज़र आया, कमज़ोर नज़र आया। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मोहम्मद वसीम हो या आसिफ खान, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, और ये काफ़ी दफ़ा फतवात में शामिल रहे UAE की, और अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन हमारी बॉलिंग में मैं ये समझता हूँ कि वीकर साइड के खिलाफ हम खेल रहे हैं। जो बॉलर्स को हमने पहले खिलाया था उनको मौके हमने नहीं दिए। अब्बास आफरीदी अच्छी चॉइस थी हमारी, हम ऑस्ट्रेलिया ले गए, साउथ अफ्रीका, काफ़ी जगहों पर हमने खेलते हुए देखा, वो नहीं है। उनको हम डेवलप और कर सकते थे, उनके अराउंड 38 विकेट्स हैं पूरे साल में, तो वो हो सकते थे। हसन अली अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ऑफ कलर लग रहे हैं, वो काउंटी खेल के आ रहे हैं, थोड़ा सा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। वो अपने होम पे खेल रहे हैं। 3 विकेटों के एवज हसन अली ने 50 रन दिए हैं। नहीं, काफी रन दे रहे हैं, तकरीबन दुनिया में ये तो नंबर 1 है इस वक्त, जिस साल में बॉलिंग की है। 13 का उनका इकोनॉमी रेट है, टू मच, मतलब एक हाईएस्ट लेवल से भी हाई चलेगा ना वो, तो उनको विकेट लेनी पड़ेगी। वरना मैं तो यही सोच रहा था कि वीकर साइड के खिलाफ आप अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं जाते कभी भी। आप अपने अब्बास आफरीदी, जहाँ पे 17 प्लेयर्स ले गए, मेन बॉलर को तो छोड़ गए जो T20 का स्पेशलिस्ट है, और इरफान खान न्याजी को भी मौका देना चाहिए था, उनको रखना चाहिए था। हमने इन्वेस्टमेंट की है, यंग प्लेयर था वो,
हमने 2-3 टूर्नामेंट में खिलाया, उनकी 140 की तकरीबन स्ट्राइक रेट थी। तो ऐसे प्लेयर जिनको मौके नहीं मिलते उनको इन जगहों पे खिलाना चाहिए था। जरूरी नहीं है पूरी स्ट्रेंथ से हम खेलें। अच्छा राज भाई, अफगानिस्तान तो ज़ाहिर है अच्छी टीम है एक, और हमें अफगानिस्तान से भी मुझे लग रहा था कि इस मरतबा जिस तरह हम जीते हैं, पर्टिकुलरली सलमान आगा की इनिंग, अफगानिस्तान के अच्छे बॉलरों के सामने हम बहुत अरसे से विदाउट नेमिंग एनीबडी हम ज़रा डरे डरे खेलते थे। सो इस मरतबा इस परफॉर्मेंस में हमें वो डर नहीं नजर आया, वो तब्दीली जरूर नजर आई और हम अच्छे मार्जिन से वो मैच जीत भी गए। तो अब चूंकि हम जरा मुसलसल जीत ही रहे हैं, तो क्या हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं इस्तेमाल करें? हाँ, व्हाई नॉट यूटिलाइज देम एज वेल, क्या ख्याल है? जी इसमें करनी चाहिए, और हुसैन तलत हमारे बाहर बैठे हुए हैं और अबरार नहीं खेले कोई मैच, तो उन प्लेयर्स को हमें ट्राई करना चाहिए। बाकी पिछले मैच में सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी अंडर प्रेशर। एक तो उनके ऊपर प्रेशर था, पाकिस्तान जीत नहीं रही, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा, मुझ समेत बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जवाब अपने बल्ले से ही दिया। और यही ऐसे प्लेयर कामयाब रहते हैं। जो हमारा भी काम है डे टू डे अफेयर के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर बात करना। जिस दिन वो अच्छा करेंगे तो हर कोई तारीफ करेगा, और यही चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हमें चाहिए होती है कि परफॉर्मेंस करें। बॉलिंग की बात बताइएगा, पहले भी हम काफी बात कर चुके हैं कि वो दूसरों को चांस दे रहे हैं या अपनी बॉलिंग आपको बेसिकली मतलब, क्योंकि वनडे में कप्तान उन्हें यूज करते हैं एज अ बॉलर। नहीं, अपनी बॉलिंग करनी चाहिए उनको। देखिए जब वाइट बॉल में वो आए थे, उनको एक एडवांटेज था कि वो बॉलिंग कर सकते हैं, एज ए ऑलराउंडर आए थे वो। जब वो टीम में आ गए, सेटल हो गए, तो बॉलिंग क्यों छोड़ रहे? फिर वो सैम अयूब को बॉलर बना रहे थे। अयूब एक बैट्समैन है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे उससे बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन खुद अपने आप को ज्यादा खुद मौके देने चाहिए उनको। ये नहीं है कि कैप्टन ने तो बॉलिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, टीम की जरूरत है। फिंगर स्पिनर जो होता है वो कामयाब रहता है वनडे में भी, T20 में भी। और जब भी वो बॉलिंग किए, स्पेशली साउथ अफ्रीका वनडे क्रिकेट में, एक मैच में उन्होंने 3 से 4 विकेट लिए थे, उससे मैच में फर्क पड़ा था। तो जब जरूरत पड़ेगी बड़े मैचेस में कहाँ यूज करना चाहिए राशिद भाई? मतलब व्हाट्स द राइट स्पॉट जिसे कहते हैं ना, मतलब अगर मोस्टली पार्ट टाइम मोस्टली ना पहली इनिंग में यूज किया जाता है, और जहाँ पे विकेट गिरती है तो आप 2 ओवर के लिए लेके आ जाते हैं फौरन ही, कि आखिर में किसी को ज्यादा मार लग जाए, हसन को या शाहीन को, तो 2 ओवर पहले से किए हो तो वो 3-3 ओवर खत्म होंगे, उनके 4 ओवर पूरे नहीं होंगे। तो पहले इनिंग में मोस्टली यूज किया जाता है। हाँ, जरूरत पड़ने पे दूसरी इनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन जब विकेट गिरे उसके बाद। अच्छा, आर वी रिलाइंग मोर ऑन द फास्ट बॉलर्स ऑन यूएई की पिच? मतलब ये भी हम समझना चाह रहे हैं। सुफियान और अबरार को हमने साथ नहीं खिलाया, क्यों? होस्टिंग कंट्री एक यूएई है, उसने चेंज किए। देखें ऐसी पिचेस बहुत कम, रेयर नजर आती हैं यूएई में, स्पेशली इन शारजा, कि थोड़ा सा मॉइस्चर और ग्रास रखी थी उन्होंने पहले मैच में। अगर अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान तो न्यूट्रल हो जाती है अगर ऐसी पिच मिल जाए उनके स्पिनर। अफगानिस्तान उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब सेकंड बॉलिंग होती है, जैसे कल उनकी बॉलिंग थी, वो पूरे 11 के 11 अटैक करते हैं, टीम स्पिरिट बहुत हाई होती है। तो इस वजह से पिचेस का मेयार ठीक है, बहुत अच्छा रन बन रहे हैं। पहले बहुत फ्लैट होती थी, जो एक चेंज आपको राशिद भाई, सॉरी कता कलामी की बात है, एक चेंज नजर आया। पहले हम देखते थे राशिद खान का ओवर जो है ना वो गुजारना है, इस मरतबा हमें लगा पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मैच हुआ, हम डरे नहीं, मतलब हमने अटैक किया, हमने बाउंड्री मारी। मतलब वो जो डर था ना, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के 2-3 जो तगड़े बॉलर्स हैं, वो ऐसा लगता था कि हम बड़े अरसे से T20 में गुजार रहे हैं उनके ओवर, और कुछ लोगों का कहना है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बदला भी है, ओवर किसी तरह गुजर जाएं। वी डिड नॉट सी इट दिस टाइम अराउंड। तो ये सलमान अली आगा बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, वो स्पिनर्स को खेलते अच्छा है। उनका इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा यही कहा था कि मुझे था कि जब स्पिनर्स आएंगे मैं उसको टैकल कर लूंगा, और किया उन्होंने। अफगानिस्तान इस 4-5 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रही, रफ्टी है। आयरलैंड की सीरीज थी इनकी, पूरी कैंसिल हो गई है, जो आयरलैंड जाना था। तो जब आप आते हैं तो पहला मैच आपके लिए डिफिकल्ट होता है, और उसमें पहली बॉलिंग भी आई है इनकी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अगले मैचेस में टफ हो जाएंगे। स्पेशली इन हमारी नजर इन मैचेस पे नहीं है, हमारी एशिया कप के ऊपर है। अफगानिस्तान के साथ अगर मैच होता है आगे जाके तो उस पे है। तो अभी भी अफगानिस्तान की बॉलिंग, अगर नूर भी खेलता है, राशिद भी है, नबी भी है, मुजीब भी है, तो बॉलिंग तो अच्छी है। नजर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू। कल फिर दोबारा करेंगे। आज तो खैर हमारे शो का टाइम खत्म हो गया, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि दुआ करें कि जो भी इंटेंसिटी है ना इस पानी की, सैलाब की, वो जरा अब कम होती जाए और कम नुकसान पहुंचे। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, साथ ही
थोड़ी। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में मौजूद हैं। शंघाई ताउन तंजीम आपको पता है उसका सरबराही इजलास चल रहा है और साइडलाइंस में मुलाकातें हो रही हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। और अभी किससे मुलाकात हुई है जी, दिखाएं जी। चलें, दैट इज समथिंग दैट यू विल फाइंड आउट ऑन द न्यूज़। जियो न्यूज़ बिल्कुल आपको अभी हम अपडेट आपसे रखेगा। इजाज़त लेंगे। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।